हेलो स्टूडेंट। आज हमारी चर्चा का विषय है बीपीएससी के इस एग्जामिनेशन में जो मॉडर्न इंडिया का सेक्शन है या नेशनल मूवमेंट का, उससे कैसे सवाल आते हैं और किन किन सेक्शंस पर फोकस करना होगा। आज हम लोग बातचीत करेंगे कि जितने मार्क्स के सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें हमें क्या पढ़ना है, या फिर हम लोग बातचीत करेंगे जो नया पैटर्न चेंज हुआ है वो पैटर्न क्या है, जो चेंज हुआ है उस चीज को कैसे कवर करें, बुक्स कौन सा पढ़े और कंटेंट क्या हो। इसी श्रृंखला कड़ी में जो पहला टॉपिक आता है वो है सिलेबस। सिलेबस ये 6 टॉपिक्स हैं जो मॉडर्न इंडिया में जुड़े हुए माने जाते हैं और इनके ऊपर हमें बातचीत करना है। कैसे, चाहे वो 18th सेंचुरी इंडिया का सिनेरियो हो या भारत और यूरोप हो या साम्राज्य की स्थापना, साम्राज्य का प्रभाव या विरोध या राष्ट्रीय आंदोलन, इन सारे सेक्शन से बिहार का संबंध कैसे है, किस तरह प्रभावित हो रहा है, इन सब के ऊपर आपको 10 से 15 पॉइंट्स तैयार होना चाहिए ताकि कहीं भी कोई भी प्रश्न आए, जैसे नील विद्रोह आया तो उसके ऊपर आप लिख सके। तो जो आपका स्ट्रैटेजी है वो इसी पैटर्न पर कि पूरे राष्ट्रीय इतिहास में, मॉडर्न इंडिया में या नेशनल मूवमेंट में बिहार कहाँ कहाँ है और कैसे इफेक्टेड होता है, इस पे भी फोकस करना है। इसके अलावा जो हिस्ट्री का ट्रेडिशनल पार्ट है वो तो है ही। सबसे पहले फोकस करते हैं पुराने पैटर्न में और नए पैटर्न में। पुराने पैटर्न में आप पढ़ लेते थे कि भाई ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, या प्लासी या बक्सर का युद्ध, या ट्राइबल मूवमेंट संथाल मुंडा, या 1857 वीर कुंवर सिंह की भूमिका, या शिक्षा या गांधीवादी आंदोलन, या बिहार की भूमिका। ये एक पुराना पैटर्न था। बट जब नए पैटर्न की बात करते हैं तो अब इस नए पैटर्न में आपको स्पेशली फोकस करना होगा। क्या करना होगा कि आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार कहां कहां है और बिहार की दृष्टि से पूरे मॉडर्न इंडिया और नेशनल मूवमेंट को देखना है। 2 एंगल है, पहले इन एंगल से पढ़ लेते थे। नहीं, एक तो आपको आधुनिक भारत राष्ट्रीय आंदोलन तो पढ़ना ही है, इसी का दूसरा एक और इसमें पार्ट है कि बिहार की निगाह से मॉडर्न इंडिया पढ़नी है और बिहार की निगाह से नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। ये 2 सेक्शन पढ़ना होगा, तब जाके आपका टोटल सिलेबस कब्जे में आएगा या कवर होगा। एक से बात करें तो जैसे कि नेशनल मूवमेंट मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हुई, बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा करें, या ब्रिटिश शासन का विरोध कैसे हुआ, इसमें बिहार की भूमिका निर्धारित करें, या ब्रिटिश शासन का प्रभाव कैसे हुआ, चाहे वो सोशल हो, कल्चरल हो या पॉलिटिकल हो, उससे बिहार कैसे आया। मतलब एक क्वेश्चन यहां और दूसरा क्वेश्चन यहां। तीसरा, ब्रिटिश शासन पर जो प्रतिक्रिया हुई वो किस तरह हुई और इसमें बिहार की भूमिका क्या रही, या फिर 1857 का विद्रोह जो हुआ उसमें बिहार की भूमिका क्या रही, या नील विद्रोह जो 2023 के मेंस में आया, या फिर जो कृषक विद्रोह या आंदोलन हुए पूरे देश में, उनका मूल्यांकन करें और उसमें बिहार की भूमिका को दिखाएं। उसी में सहजानंद सरस्वती भी हैं। ठीक उसी तरह जितने भी देश में ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं उनकी एनालिसिस करें, उसमें बिहार भी लेके आए। उसी में ये जैसे संथाल मुंडा है, या फिर जितने भी गांधीवादी आंदोलन हुए हैं उनका एक ओवरव्यू करें, उसमें एक चंपारण भी है, या फिर चंपारण सत्याग्रह की देन क्या है पूरे गांधीवादी आंदोलन में, या फिर पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार कहाँ है, कैसे है और किस रूप में है। 1857 से लेकर के टिल 1947 तक बिहार किस किस रूप में दिखा। तो कहने का मतलब है जब आप पहले पढ़ते थे तो बस इतना पढ़ करके लोग निपट लेते थे, ये ओल्ड पैटर्न है। लेकिन जब न्यू पैटर्न की बात करते हैं तो ये 2 एंगल है, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि यही 2 एंगल के ऊपर आपको जानना है कि एक तो आपको राष्ट्रीय इतिहास पढ़ना ही पढ़ना है, बिहार की निगाह से मॉडर्न इंडिया और नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है बिहार के अप्रोच से। मतलब जहां जहां जो भी घटना घट रही है उसको तो जानिए ही, उसका इंपैक्ट बिहार में कैसे पड़ा उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक जो कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई, या उसके ऊपर जो आपको फोकस करना है वो कुछ ऐसे ही है। तो इस दृष्टि से देखें तो आपको ये टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, या इन चीजों के ऊपर आपको एक ओवरव्यू रखना पड़ेगा कि देश के जितने भी सारे सेक्शन हैं वो तो तैयार करें ही,
बिहार कैसे जुड़ा है, किस रूप में जुड़ा है, कैसे प्रभावित हो रहा है, कहाँ वो प्रभावित कर रहा है और वो कहाँ वो प्रभावित खुद हो रहा है, इन एंगल्स के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगले टॉपिक की बात करें तो आइडियोलॉजी और पर्सनैलिटी से सवाल आते हैं। ये है ओल्ड पैटर्न और ये है न्यू पैटर्न। ओल्ड पैटर्न की बात करें तो बात चाहे गांधीवादी विचारधारा हो या टैगोर का योगदान हो या डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी और आइडियोलॉजी हो या नेहरू जी का मूल्यांकन हो या नेहरू वर्सेस गांधी, ये आपका एक पुराना पैटर्न है। बट नए पैटर्न में आपको तैयार करना होगा जो जो भी एनसीईआरटी की किताबों में आया है इधर के 4-5 सालों में, वो आप देखिए, और जो जो भी आईएएस के एग्जाम में एक पूछा जा रहा है उसका भी असर दिख रहा है, और जो जो भी 2014 के बाद पॉलिटिकल सिनेरियो बना है उसका भी असर दिख रहा है, चाहे वो आईएएस का एग्जाम हो या आपके स्टेट पीसीएस का। कैसे? अभी तक गांधी बनाम नेहरू जी पूछे जाते थे, अब गांधी बनाम जेपी, क्योंकि बिहार की पूरी राजनीति को खड़ा करने का श्रेय समाजवाद की विचारधारा को जाता है। एक तरफ कांग्रेसी जो गांधीवाद का झंडा उठाए, तो बात नेहरू और जेपी की, बात गांधी और नेहरू की नहीं है, बात गांधी और अब जेपी की हो चुकी है। मतलब गांधीवाद और समाजवाद। हो सकता है जेपी और गांधी ना पूछ के समाजवाद और गांधीवाद पूछ दे। ठीक उसी तरह शिक्षा के ऊपर अभी तक हम गांधी जी की बात या टैगोर की बात पढ़ते थे, अब आपको टैगोर बनाम गांधी बनाम घोष, नई वाली एनसीईआरटी जो यहां पर पड़ी हुई है उसमें भी अरविंदो घोष आ चुके हैं। मतलब अरविंदो घोष का एजुकेशन मॉडल जिसको बीजेपी गवर्नमेंट फॉलो कर रही है अभी, वो क्या है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे अंबेडकर बनाम गांधी आजकल ये खूब चर्चे में है। फिर नेहरू जी का मूल्यांकन करना है। अभी तक हम उनकी तुलना सिर्फ गांधी जी से करके निपट जाते थे, बट बात नेहरू जी का मूल्यांकन खासकर उनकी सेकुलरिज्म की पॉलिसी का, क्योंकि बीजेपी लगातार इनके ऊपर अटैक कर रही है। पिछले 10 सालों में जितनी आलोचना या जितना भयंकर मूल्यांकन नेहरू जी का हुआ है उतना तो भारत में किसी का नहीं हुआ। आज भारत के किसी भी नागरिक से पूछे तो वो 10 पॉइंट आपको यूं ही बता देगा नेहरू जी के बारे में कि यहां 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 गलतियां की। बट सिर्फ गलतियां नहीं, कुछ अच्छाइयां भी हैं, और हमें तो एग्जाम में बैलेंस अप्रोच बना के लिखना। ठीक उसी तरह बात राजेंद्र प्रसाद की हो, जयप्रकाश नारायण की हो या सरदार पटेल की हो, इनके बारे में जानना है क्योंकि ये भारत के नए नए हीरो हैं। ठीक उसी तरह बात सावरकर की हो या दीनदयाल उपाध्याय की, यहां मैंने लिख दिया न्यू हीरो। इन सब के ऊपर आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, सिर्फ इनका कंट्रीब्यूशन। जैसे जयप्रकाश नारायण का 47 के पहले 47 के बाद, शायद 47 के बाद है, उसी तरह सरदार पटेल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन 47 के बाद है। उसी तरह आपके ये दीनदयाल उपाध्याय हैं, इनके बारे में आपको शायद कुछ नहीं पता होगा, बट बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स इन्हीं के ऊपर है, एकात्म मानववाद वाला। या फिर विनायक दामोदर राव सावरकर जो अभी भी भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा विवादित मुद्दे बनकर के खड़े हैं, बीजेपी की हिंदुत्व की अवधारणा देने वाले सावरकर। तो कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ निगेटिव भी है, इन सब के ऊपर आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी पड़ेगी। जीपी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो बिहार का नेतृत्व तो आपके सामने है, चाहे नीतीश बाबू हो, लालू जी हो, या फिर रामविलास जी की पूरी विरासत हो, या कोई भी हो, ये सब संपूर्ण क्रांति की ज्वाला से निकले हुए लीडर हैं जो आज आपके सामने हैं। और इसमें सबसे ज्यादा एंट्री मारी है इस बार कर्पूरी ठाकुर ने। फॉर एग्जाम्पल, सामाजिक न्याय की विचारधारा को इंप्लीमेंट करने में कर्पूरी ठाकुर जी का योगदान, या समाजवाद और सामाजिक न्याय की विचारधारा, या फिर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सोशल जस्टिस और सोशलिज्म का एक कॉमन मॉडल, जिसके सबसे बड़े इंडिकेटर हैं कर्पूरी ठाकुर। तो ये है आपका ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में अंतर। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कर्पूरी ठाकुर जी का कंट्रीब्यूशन। ये डायरेक्ट न भी पूछे तो बिहार की राजनीति में या बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में समाजवाद और सामाजिक न्याय की भूमिका का मूल्यांकन करें। और ये आपको शुरू ही करना है जेपी से, फिर कर्पूरी ठाकुर, और अभी 2024 की वर्तमान राजनीति। तो ये पैटर्न है। तो अभी आप खुद समझ लें कि पुराने पैटर्न में और नए पैटर्न में अंतर जो आया है, आप इसके लिए कितने तैयार हैं। एक और भी है, बात बुक्स की है, तो वही बिपिन चंद्र आपको पढ़ना है, ओल्ड एनसीईआरटी।
वही बिपिन चंद्र की किताब स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ना है, और वही इम्तियाज अहमद की किताब बिहार एक परिचय पढ़ना है। दूसरा जो एक आता है कि सर, बच्चे पूछते हैं सर किस कोचिंग का नोट्स ले ले, तो मैं साफ कहता हूं कोई रोल नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई इनकी क्वालिटी नहीं है जो अभी मेंस का स्टैंडर्ड चल रहा है। आप उनकी हेल्प ले सकते हैं कुछ पॉइंट्स निकालने में, जैसे फॉर एग्जांपल जेपी की भूमिका। मतलब आपको डिसाइड करना होगा इसके पहले कि हमें ये टॉपिक पढ़ने हैं और इनके ऊपर हमें ओवरव्यू बनाना है, तब जाकर के आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स का इंपॉर्टेंस या नोट्स की महत्ता का उपयोग कर सकते हैं। थोड़ी बहुत हमारी भूमिका भी हो सकती है, हमारे जैसे लोगों की, जो आपको गाइड करे, कोच करे, टू द पॉइंट चीजों को अवेलेबल कराए, वर्ड लिमिट में लिखना सिखाए, कंटेंट प्रोवाइड कराए, या आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस कराए कि ये चीजें आप लिखेंगे तो मोर देन 70% मार्क्स आएंगे। तो हमारी तरह किसी से भी आप पढ़ें, किसी से भी आप सीखें। आपके लाइफ में एक मेंटोर का होना बहुत जरूरी है। जितने भी आईएएस टॉपर हैं यही बात कहते हैं, खासकर बीपीएससी में अभी 40 से 45 बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, कनेक्ट अभी भी हैं, हायर रैंक के लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी रैंक बढ़ नहीं रही है। कारण क्या है कि अभी भी वो किसी नोट्स को उठाते हैं और रटना शुरू कर देते हैं। नहीं, ये गलत पैटर्न है। आपकी राइटिंग एबिलिटी क्लियर होनी चाहिए, टॉपिक्स क्लियर होनी चाहिए, और जितने भी टॉपिक हैं सबके ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि प्रश्न कैसे भी घुमाए हम उसका उत्तर लिख लेंगे, या फिर इसका उत्तर ऐसे लिखा जा सकता है। तो यही कुछ पैटर्न है, यही कुछ स्ट्रैटेजी है जो आपको जानकारी रखनी है, खासकर मॉडर्न इंडिया और नेशनल मूवमेंट को लेकर के। तो वो दिन अब गए जब 1857 या बिरसा मुंडा या गांधी का चंपारण पढ़ करके आप क्वालिफाई कर लेते हैं या क्वालिफाई करने की सोचते हैं। एक अलग वीडियो में हमने बीपीएससी को लेकर के जितनी भी किताबें हैं उनका ओवरव्यू किया है, उसको देखिएगा। उसमें भी बातें कही गई हैं कि आज जो एग्जाम का पैटर्न बदल रहा है, आज जो एग्जाम की जो डिमांड है, क्या वो उस डिमांड को फुलफिल करते हैं। कहीं से भी पढ़ें, इन टॉपिक्स को आपको तैयार करना है या इन टॉपिक्स पर आपको अपनी समझ बढ़ानी है। ओके, थैंक यू।